हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है पुटकल रचनाएं, जो प्रकरण 4 के अंतर्गत है। पुटकल रचनाएं प्रकरण 3 कल पढ़ लिया था। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल को ही आदिकाल कहा जाता है। और वीरगाथा काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और इसका टाइम है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। इसमें लास्ट है आदिकाल पढ़ रहे थे, और इसमें प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ी थी कल वीरगाथा काल की। आज है प्रकरण 4 के अंतर्गत पुटकल रचनाएं। इसमें 2 कवि आती है, अमीर खुसरो और विद्यापति। तो पढ़ते हैं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच में कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। बता देने वाले हैं कि दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति 2 कवि हैं। इसमें इनके पहले जो कुछ भी संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का तोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा का जनसाधारण के बीच में कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान नहीं था। जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों को खाने, इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ ये कहाँ की है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इनकी जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषाई पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य गठित कर दिया। सबसे प्रमुख कवि है इसके खुसरो। खुसरो के अगर हम वास्तविक बात की नाम की बात करें ना, तो खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो तो है ना इनका उपाधि थी, उपनाम था। खुसरो इनका क्या नाम था, उपनाम था। और ये गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक इनका समय रहा था। ये बहुत ही खुसरो की बात करें तो बहुत विनोदी स्वभाव और मिलनसार उदार व्यक्ति थे। निजामुद्दीन औलिया इनके कहते गुरु थे। खुसरो के गुरु कौन थे तो निजामुद्दीन औलिया थे। तो देखते हैं प्रमुख कवि खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249, यानी कि पृथ्वीराज की मृत्यु कब हुई थी तो संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। तो खुसरो ने रचना कब आरंभ की, 1340 के आसपास। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। ये पारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। खुसरो कवि है ना, पारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। और इनकी मृत्यु संवत 1389 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी तो 1389 में हुई थी। खुसरो की मृत्यु कब हुई थी तो संवत 1389 में खुसरो की मृत्यु हुई थी। ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता के सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेले आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इनकी क्या प्रसिद्ध है, पहेलियाँ और मुकरियाँ के लिए जाने जाते हैं खुसरो। और इनमें है ना उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। खुसरो की काव्य में है ना उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता था। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सोरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः
जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है कि इसी आदि की यह भी ये बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोली की बोलचाल की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को ये भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी पारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। तंबाकू का प्रचार कब से हुआ? तो जहांगीर के समय से हुआ था। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली खोटी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सूरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है। वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी हंस तक ये बात हो सकती है, पर साथ ही ये भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न ये उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी, यानी कि खुसरो के प्राय 200 पीछे वर्ष की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई गरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चलिया, समैया उनई आई के स्थान पर उनमी आई, यानी कि इसका अर्थ है झुकाई इत्यादि। ये बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में ईट बसीट आदि रूप ईट इष्ट, ईट का अर्थ क्या है इष्ट इट ईट, और बसीट विसृष्ट बसिट बिसिट और बसिट हो गए। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ छूट गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के क्षण टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी बानी पोथियों का भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ दोहे गीत दिए गए, इनको देख लेते हैं। खुसरो की पहेलियाँ हैं नीचे, इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका आंसर है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, झों झों सांप ताल को खावे, शू के ताल सांप मर जावे दिया। और बात इसका आंसर है एक नार दो को ले बेटी, ठेडी होके बिल में फेटी, जिसके बेटे उससे सुहाए खुसरो, उसके बलबल जाए पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर है दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चूक बही कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ बयो परदेसी। ब्रजभाषा की पंक्तियां ये। एक नार पिया को बानी, तनवा को सगरा जो पानी। अगली पंक्ति है चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वा में जीव बसंत के कैसे। अब नीचे कुछ दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा और मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखें। उज्जल बरन अधीन तन एक चित तो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। खुसरो रिन सुहाग की जागी, पी के संग तन मेरो मन
पीयू को दोहूं बहे एक रंग, गोरी सोवे प्रमुख पंक्ति, गोवी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन वही चहु देश। ये है ना निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु थे ना, तो उन गुरु की मृत्यु के समाचार इनको मिले ना खुसरो को, तो उस समय ये कब्र के पास पहुंचे तो ये पंक्तियाँ इनके द्वारा बोली गई थी। अगली पंक्तियाँ, मोरा जोबना नव लेरा लरा भयो हे गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी मान, सुनी से जी डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। अगली हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर झरी बख्श पीर, झोई झोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। अगली है, जे हाल मिसकी मकुन मकुन तगा फुल दुराए नैना, बना है बतिया की ताबे हिजरा न धारम, हे झा न लेऊं काहे लगाए छतिया। अगले कवि है विद्यापति। तो देखते हैं विद्यापति की बात करें तो आदिकाल के विशिष्ट कवि मैथिल कोकिल विद्यापति ये नाम से जाने जाते हैं। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के क्या थे, आश्रित कवि थे। तिरहुत के राजा थे ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, तीनों ही रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से है ना अवट भाषा से संबंधित है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। देखते हैं इसको है ना, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये मैथिल कोकिल के नाम से। अपरवंश के अंतर इनका उल्लेख हो चुका है, यानी कि इसका मतलब है कि दो आगे अपरवंश की रचनाएं पढ़ चुके, कीर्ति लता और कीर्ति पताका आगे, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी। लेकिन ये मैथिल कोकिल किस रचना के कारण कहलाए, तो पदावली, विद्यापति की पदावली। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते थे। सर जॉर्ज गिरिसन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी को अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है कि किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली ओकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल और आइल, गयल और गहिल, हमारा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है कि शब्दावली की एकता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी अपना अधिकार रखता है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इनके नायक नायिका कौन है अधिकतर, राधा और कृष्ण। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सेव थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति क्या थे, तो सेव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्त रूप में नहीं की। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें छड़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्ति के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे ही लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों को वे क्या करेंगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहे कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, शका, गोपिकाई इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तन्ते, यानी कि किसके राज्य में थे, तो तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित थे। उन्हें दो पद नीचे, उन्हीं के दो पद हैं जो नीचे दिए गए हैं।
इसमें प्रमुख पंक्तियाँ हैं। सरस बसंत समय बल बावली, दक्षिण पवन व धीरे, सपन हो रूप वचन इकबासी, मुख से दूरी कह चीरे। अगली है, काली कहल पिए जहाँ साँझ हीरे, जाई भी मही मारू देश, मोहे अबा गिली नहीं जानल रे, संग जहित्वा जोगिनी बैस। इन पंक्तियों को देख लीजिए। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। हमें वीरगाथा काल कब तक मानना चाहिए? तो हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों और विचारों में परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किस वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशेषता ये भी रही कि विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। तो ये था आज का टॉपिक अपना वीरगाथा काल से संबंधित पुटकल रचनाएं, प्रकरण 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार, और ये नया संस्करण है 2024 का। तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, तो इस बुक को, हिंदी के स्टूडेंट हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।